द डिबेट में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर कर्ज के बोझ तले दबी थी, घाटे में चल रही थी और इन्वेस्टर्स का भरोसा खो चुकी थी। आज वही कंपनी खुद को स्टैंडअलोन बेसिस पर डेट फ्री बता रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में देश के कुछ सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या ये वाकई एक नई शुरुआत है, एक जेन्युइन टर्न अराउंड की कहानी, या फिर कंपनी से जुड़े जो लीगल और गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे हैं वो इस पूरी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती से पटरी पर ला दिया है और रिन्यूएबल एनर्जी में एक शानदार भविष्य की नींव रखी है। और मैं मानती हूं कि कंपनी के ऊपर चल रही ईडी की जांच, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और एक फ्लैट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड जैसे बड़े रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के टर्न अराउंड को समझने के लिए उसके हाल के प्रदर्शन को देखना जरूरी है। अगस्त 2025 की एजीएम में सीईओ नीरज पारख ने कहा था कि पिछला साल कंपनी के लिए अ डिफाइनिंग ईयर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी का अपनी बैलेंस शीट को साफ करना। आज रिलायंस पावर स्टैंडअलोन बेसिस पर बैंक डेट फ्री है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसकी एक बड़ी सब्सिडरी रॉसा पावर सप्लाई कंपनी ने वॉर्डे पार्टनर्स को 1318 करोड़ का लोन प्रीपे करके खुद को जीरो डेट बना लिया है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब कंपनी की प्रायोरिटी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात ठीक है, पर क्या हम सिर्फ एक पहलू देखकर पूरी कहानी समझ सकते हैं? ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उन गंभीर मुद्दों को कैसे भूल सकते हैं जो कंपनी पर छाए हुए हैं? मनी कंट्रोल ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट किया कि कंपनी के सीएफओ अशोक कुमार पाल को ईडी ने एक फेक बैंक गारंटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का मामला है। इसके तुरंत बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और दिसंबर 2025 में ईडी ने इस मामले में रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरीज के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन पहले हमें बिजनेस के फंडामेंटल शिफ्ट को समझना होगा। कंपनी का भविष्य अब ट्रेडिशनल पावर में नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी में है और यहाँ आंकड़े काफी इंप्रेसिव हैं। सौर ऊर्जा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की सब्सिडरी रिलायंस एन्यू एनर्जीज ने कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। इसमें एसईसीआई से मिला एशिया का सबसे बड़ा 930 एमडब्ल्यू सोलर और 1860 एमडब्ल्यूएच का बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट शामिल है। एक मिनट, यहाँ बैटरी स्टोरेज का मतलब क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाएं तो। जरूर। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का मतलब है कि सोलर से बनी बिजली को बड़ी बड़ी बैटरीज में स्टोर किया जाता है ताकि जब धूप न हो, जैसे रात में, तब भी सप्लाई दी जा सके। ये रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। इसके अलावा SJVN से भी 350 MW सोलर और 750 MW FDR के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। FDRE यानी फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका सीधा मतलब है ऐसी ग्रीन एनर्जी जो 24 घंटे उपलब्ध हो, ठीक पारंपरिक बिजली की तरह। ये रिन्यूएबल सेक्टर में एक गेम चेंजर माना जाता है और इन सब के ऊपर भूटान की DHI के साथ मिलकर 500 MW का सोलर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन जिस गवर्नेंस क्राइसिस की मैं बात कर रही थी वो इन प्रोजेक्ट्स की नींव को ही कमजोर करता है। CFO की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं है। जब किसी कंपनी का फाइनेंस हेड ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और इसका असर हमने देखा भी। इसी खबर के बाद स्टॉक प्राइस अपने जून के हाई से 54% तक गिर गया था। एंजल वन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 7,500 करोड़ के एसेट्स भी अटैच किए। कंपनी भले कहे कि इसे ऑपरेशंस पर असर नहीं, लेकिन इन्वेस्टर का सेंटिमेंट तो खराब होता ही है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात ठीक है, लेकिन नंबर्स भी तो देखने होंगे। आप गवर्नेंस की बात कर रही हैं, पर मैं फाइनेंशियल गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। दिसंबर 25 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का स्लाइड 13 देखिए। FY22 से कंसोलिडेटेड डेट में 34% की कमी आई है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अब 0.87 है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। H1 FY26 में नेटवर्थ 42% बढ़ी है। ये आंकड़े फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक सफल डी लेवरेजिंग को दिखाते हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की नींव होती है।
और FY25 में कंपनी ने 2,947 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल घाटा था। ये एक मजबूत ऑपरेशनल टर्नअराउंड का साफ संकेत है। देखिए, डेट कम करना अच्छी बात है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, पर बिजनेस की कोर हेल्थ तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी से आती है। ग्रोथ कहाँ है? Screener.in के आंकड़े देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ महज 0.05% रही है, प्रैक्टिकली फ्लैट। एजीएम में एक शेयर होल्डर ने भी इस स्टैग्नेंट रेवेन्यू पर चिंता जताई थी, और जो प्रॉफिट आप बता रहे हैं उसकी क्वालिटी पर भी सवाल है। एक रीसेंट न्यूज सोर्स के मुताबिक Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट तो दिखा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई। इसका मतलब बिजनेस के कोर ऑपरेशन से पैसा नहीं बन रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से नेगेटिव है, -9.68%। तो क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है या सिर्फ वन ऑफ एडजस्टमेंट्स का नतीजा? बिना रेवेन्यू ग्रोथ के सिर्फ डेट कम करना बिजनेस को आगे कैसे ले जा सकता है? आपका सवाल वैलिड है कि ग्रोथ कहां से आएगी, और इसका जवाब कंपनी के फ्यूचर पाइपलाइन में है। जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स मैंने गिनाए, वो स्टैग्नेंट रेवेन्यू की समस्या का सीधा समाधान है। सौर एनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 4 गीगावाट सोलर और 6.5 गीगावाट BESS का पाइपलाइन है। ये कोई छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ये SCI और SJVN जैसी मजबूत सरकारी संस्थाओं के साथ 25 साल के लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट्स यानी PPAs हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि SCI की क्रेडिट रेटिंग AAA है और SJVN की AA+। इसका मतलब है कि रेवेन्यू की विजिबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत हाई है। एजीएम में CEO ने साफ कहा कि इन प्रोजेक्ट्स पर 15,000 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स होगा। जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ तो आएगी ही। ये कंपनी को इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाएगा। आदर कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत बड़ा है, खासकर एक ऐसे ग्रुप के लिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड, जैसा कि इक्विंटस रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है, बिजनेस फेलियर से भरा रहा है। सोलर एनर्जी की उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन FY27 से FY31 के बीच होगा। मतलब इन्वेस्टर्स को अगले 2-3 साल तक इंतजार करना होगा, और इंतजार इस भरोसे पर करें कि कंपनी डिलीवर कर पाएगी। एजीएम ट्रांसक्रिप्ट में CEO ने खुद माना है कि कंपनी अभी इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड और ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी की पहचान कर रही है। इसका मतलब है कि जमीनी काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में प्लानिंग और अप्रूवल्स में समय लगता ही है। ये नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। एक बार जमीन और कनेक्टिविटी फाइनल हो जाए तो एग्जीक्यूशन तेजी से हो सकता है शायद, लेकिन यहाँ एक और बड़ा लेकिन है, और ये सीधे तौर पर गवर्नेंस के मुद्दे से जुड़ता है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस फेक बैंक गारंटी मामले में ईडी की चार्जशीट हुई है, वो इन्हीं में से एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने से जुड़ा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के तरीके पर ही इतने गंभीर आरोप हों, तो उसके स्मूथ एग्जीक्यूशन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये एग्जीक्यूशन रिस्क को और 10 गुना बढ़ा देता है। आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को समय पर कैसे पूरा करेंगे जिन्हें हासिल करने के तरीके पर ही ईडी और सेबी सवाल उठा रही हैं? गवर्नेंस के मुद्दे पर कंपनी ने अपना पक्ष साफ रखा है। एक्सचेंज फाइलिंग्स में कंपनी ने बार बार कहा है कि अनिल अंबानी पिछले 3.5 साल से बोर्ड पर नहीं है और ईडी की एसेट अटैचमेंट का कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई सीधा असर नहीं है। और जहां तक बैंक गारंटी मामले की बात है, एजीएम में CEO के जवाब से भी यह साफ हुआ कि कंपनी खुद को एक फ्रॉड का शिकार मानती है और उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो कंपनी इसे एक बाहरी समस्या के तौर पर देख रही है, न कि एक इंटरनल फेलियर के रूप में। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का स्लाइड 14 भी देखिए। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 25% पर स्टेबल है और 43 लाख से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स का भरोसा आज भी कंपनी पर बना हुआ है। अलग ठहर रहे हैं कि कंपनी फ्रॉड की शिकार हुई है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए जिम्मेदार है, वो इस मामले में शामिल पाया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और इस्तीफा देना पड़ता है। ये इंटरनल फेलियर नहीं तो और क्या है? ईडी ने चार्जशीट में सीधे तौर पर रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरीज का नाम लिया है। अक्टूबर 2025 में सेबी ने भी कंपनी को एक शो कॉज नोटिस भेजा है। जब देश की 2 सबसे बड़ी रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट एजेंसीज सेबी और ईडी
एक साथ जांच कर रही हों तो इसे महज एक बाहरी समस्या कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लीगल और रेगुलेटरी ओवरहैंग है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, और ये हमने स्टॉक प्राइस में 54% की भारी गिरावट के रूप में देखा भी है। मैं मानता हूं कि लीगल चुनौतियां हैं, लेकिन क्या हमें एक कंपनी को सिर्फ उसकी चुनौतियों से जज करना चाहिए या उसके द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से? कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया, कर्ज उतारा और भविष्य के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसा हाई ग्रोथ सेक्टर चुना। ये एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। हर टर्नअराउंड स्टोरी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन डायरेक्शन सही होना ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन सही हो सकता है, लेकिन गाड़ी का इंजन यानी कोर ऑपरेशंस और ड्राइवर यानी गवर्नेंस दोनों पर गंभीर सवाल हैं। जब तक इन लीगल मामलों का निपटारा नहीं हो जाता और कंपनी कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखाती, तब तक भविष्य की बड़ी योजनाएं सिर्फ कागज पर ही मानी जाएंगी। विश्वास तथ्यों से बनता है, सिर्फ वादों से नहीं। तो आखिर में मेरा मानना है कि रिलायंस पावर ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूती से साफ करके, प्रॉफिटेबिलिटी में वापसी करके और रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्पष्ट ग्रोथ का रास्ता बनाकर एक नई शुरुआत की है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन पिछले 1 साल में हुए ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड को नकारा नहीं जा सकता। और मेरे हिसाब से कंपनी का अतीत सवालों से घिरा है और वर्तमान गंभीर लीगल और रेगुलेटरी मुद्दों में फंसा हुआ है, जो बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा करता है। भविष्य की बड़ी योजनाएं अभी सिर्फ कागज पर हैं, एग्जीक्यूशन पर सवाल हैं, और रुकी हुई रेवेन्यू ग्रोथ चिंता का सबसे बड़ा विषय है। गवर्नेंस का जोखिम इतना बड़ा है कि इसे एक हाई रिस्क बेट ही माना जाना चाहिए, जहां कुछ भी गलत हो सकता है। तो जाहिर है, रिलायंस पावर एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और रिन्यूएबल एनर्जी का सुनहरा भविष्य है, तो दूसरी तरफ लीगल जांच का जाल और एक एग्जीक्यूशन का मुश्किल ट्रैक रिकॉर्ड। क्या कंपनी अपने वादों को हकीकत में बदल पाएंगी या अतीत की मुश्किलें उसे फिर से घेर लेंगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस पर आगे भी नजर बनाए रखना जरूरी होगा।